गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ईवीएस का लेसन नंबर 20 जो है लाइक फादर लाइक डॉटर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो करेक्टर्स या ट्रेट्स हैं वो एक पेरेंट से एक जनरेशन में अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आशिमा विंडो के नज़दीक बैठी होती है, तभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा विंडी एयर चलने लगती है, मतलब बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और हवा के साथ साथ क्या होता है, डस्ट भी उड़ने लगती है। तो क्योंकि जो आशिमा है वो विंडो के पास बैठी होती है तो डस्ट की वजह से उसे क्या होता है, छींक आ जाती है। और किचन में आशिमा की मदर जो है और उसके फादर जो है वेजिटेबल को सेपरेट कर रहे होते हैं, शॉर्ट कर रहे होते हैं, अलग अलग रख रहे होते हैं। तो आशिका की मदर ये स्नीजिंग की आवाज़ सुन के आशिमा के फादर से कहती है कि आशिमा बिल्कुल आपकी तरह छींकती है, अगर आप यहाँ नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता कि आपने ही छींका है। तो इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि कैसे जो पेरेंट्स हैं उनके करेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके बच्चों में आते हैं। तो जो करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है हु इज़ हुज आंट। तो नीलिमा एक लड़की होती है, वो अपनी नानी के घर गई होती है। वो अपनी नानी के घर गई होती है, तभी वहाँ पे समर वेकेशन में, स्कूल हॉलीडेज़ में अपने नानी के घर गई होती है। तो तभी वो देखती है कि कोई उनके घर पे आ रहा है। तो जो नीलिमा है वो अपनी मदर से कहती है कि मम्मी आपसे मिलने मौसी आई हैं। तो नीलिमा की मदर जो है वो बाहर आती है और देखती है कि कौन आया है। तो वो नीलिमा की जो मदर हैं वो नीलिमा से कहती हैं कि ये किरण है, ये तुम्हारी मौसी नहीं है, इनफैक्ट ये तुम्हारी क्या है, सिस्टर है। तो नीलिमा की मदर नीलिमा को बताती हैं कि तुम्हें अपनी एल्डर नानी याद है, कि जो तुम्हारी एल्डर नानी है उनके बेटे की बेटी है, ये उनके बेटे की डॉटर है किरण। तो नीलिमा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ये कितना ज़्यादा डिस्टेंट रिलेशन है, यानी दूर का रिलेशनशिप है। और नीलिमा को बताती हैं कि इनफैक्ट ये जो छोटा सा बेबी है किरण के हाथ में, तुम इसकी मौसी हो। फिर उसके बाद में हाउ वी आर ऑल रिलेटेड, ये नेक्स्ट है कि हम किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, किस तरह से हमारे जो करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, करेक्टर्स या ट्रेट्स हैं वो रिजेंबल करते हैं या सिमिलर होते हैं, रिजेंबल करते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो नीलिमा जो है वो समीर, जो छोटा सा बेबी हमने पीछे पिक्चर में देखा, उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। तभी नीलिमा की मदर है वो किरण से कहती है कि देखो नीलिमा के हेयर बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, थिक, कर्ली और ब्लैक, शुक्र है कि ये मेरी तरह नहीं है। इट इज़ गुड डैट शी डजेंट हैव हेयर लाइक माइन, स्ट्रेट, लिम्प एंड ब्राउन। नीलिमाज नानी लाफ्ड एंड सेड। तो ये बात सुनकर के नीलिमा की नानी जो होती है वो हंसती है, वो कहती है कि क्या ये स्ट्रेंज नहीं है कि हम जो सिस्टर थी, नीलिमा की नानी कहती है, हम जो बहनें थी हमारे हेयर भी थिक और कर्ली थे और अब हमारी सेकंड जनरेशन के हेयर भी हमारे जैसे हैं। तो मतलब इतने दूर के रिलेशन में भी, डिस्टेंट रिलेशन में भी क्या होते हैं, जो ट्रेट्स या करेक्टर्स हैं वो सिमिलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इज दिस अ मिरर, क्या ये एक मिरर है। सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, नो दिस इज हर ट्विंस, this is her twin, did you get confused, their mother's brother mama also get confused when he see them together. At times Saroja gets scolded by for mischief done by सुहासिनी। तो इस पिक्चर में देखते हैं, एक है सरोजा और एक है सुहासिनी। तो ये मिरर के फ्रंट में नहीं खड़े हैं, बल्कि ये दोनों क्या हैं, ये ट्विंस हैं।
तो कई बार क्या होता था कि दोनों को देखकर उनके जो मामा हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते थे। कई बार जो है सरोजा जो है वो उसे डांट पड़ जाती थी सुहासिनी के शैतानियों की वजह से। लेकिन अब जो उसके मामा थे उन्होंने एक ट्रिक सीख ली थी। सिंग अ सिंग अ सॉन्ग इन मराठी, वाई दिस फनी ट्रिक। तो उनके मामा तो जो थे उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनसे कहते थे कि तुम मराठी में एक गाना सुनाओ। द सिस्टर वॉज जस्ट 2 weeks old when सरोजा फादर्स ब्रदर वाइफ अडॉप्टेड हर। जब दोनों सिस्टर 2 हफ्ते की थी तब सरोजा के फादर के ब्रदर की वाइफ यानी कि चाची ने सरोजा को अडॉप्ट कर लिया था। एवरीवन इन चाचीज हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और चाची के घर में क्या होता था, सब लोगों को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। वो लोग क्या करते थे, म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते थे। उनकी जो मॉर्निंग होती थी वो भी क्या होती थी, म्यूज़िक से स्टार्ट होती थी। सरोजा नो मैनी सॉन्ग इन बोथ लैंग्वेज। और जो सरोजा थी उसे तमिल और मराठी दोनों ही लैंग्वेज में गाना गाना आता था। घर पे सब लोग तमिल बोलते थे और स्कूल में सब लोग मराठी बोलते थे। तो जो सरोजा थी उसे मराठी और तमिल दोनों लैंग्वेज आती थी। इसीलिए उसके जो मामा थे सरोजा के और सुहासिनी के जो मामा थे वो उन्हें उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कहते थे कि तुम मराठी में गाना गाओ, मराठी में गाना गाओ। क्योंकि सरोजा को क्या था, सरोजा को मराठी आती थी, लेकिन सुहासिनी को क्या था, मराठी नहीं आती थी। क्योंकि सुहासिनी जो है अपने फादर के साथ चेन्नई में ही रहती थी और वो कराटे की प्रैक्टिस करती थी। तो इस तरह से जो सरोजा के मामा थे वो आइडेंटिफाई कर पाते थे कि कौन सरोजा है और कौन सुहासिनी है। तो कई करेक्टर्स क्या होते हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं। जैसे कि लैंग्वेज हो गया, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज हम सीख जाते हैं, लर्निंग से सीख जाते हैं। या म्यूज़िक हो गया, तो कई करेक्टर्स हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। और कई करेक्टर्स क्या होते हैं, जेनेटिकली इनहेरिट होते हैं, मतलब जीन से एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स। अब यहाँ इस स्टोरी में दिखाया गया है कि सभी करेक्टर्स जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो सती वॉज अ फ्यू मंथ ओल्ड when one of her legs was affected by पोलियो। तो जो सती थी, यहाँ पे एक लेडी है सती, जब वो बहुत छोटी थी, कुछ ही महीने की थी, तब उसे क्या हो गया था, पोलियो हो गया था। पोलियो क्या है, एक वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस के कारण होती है। तो सभी लोग उसे कहते थे सती को। लेकिन सती ने जो अपना पोलियो है उसे कभी भी अपने काम के बीच में नहीं आने दिया। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेती थी, पोलियो होने के बावजूद भी वो हार्ड वर्क करती थी। स्टेयर्स पे चढ़ जाती थी, मतलब सीढ़ियों पे ऊपर और नीचे जा सकती थी बड़े आराम से, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। लेकिन जो कुछ लोग थे उन्होंने सती से बोला कि जो तुम्हारे बेबी होंगे उनको भी पोलियो होगा। तो सती जो है डॉक्टर से कंसल्ट करती है कि क्या मतलब जब उनके बेबी होंगे तो क्या उन्हें भी पोलियो होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे बेबी को भी पोलियो हो। तो क्योंकि एक वायरस इन्फेक्शन हुआ था तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे बेबी में भी ट्रांसफ़र हो। अब यह एक्सपेरिमेंट विथ पी रफ और स्मूथ। ग्रिगोर मेंडल जो थे एक पुअर फैमिली ऑस्ट्रिया में 1882 में बॉर्न हुए थे। और उन्हें जो है स्टडी करना बहुत पसंद था, लेकिन वो एग्ज़ामिनेशन से डरते थे। तो जब भी एग्ज़ामिनेशन होता था वो एग्ज़ाम से भागते थे, डरते थे और नर्वस हो जाते थे। और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जो है कहीं पढ़ाई कर सकें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मोनेस्ट्री में जो है सन्यासी मॉन्क बन जाएंगे और वहीं पे वो अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हुआ भी ऐसे। लेकिन जब उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला तो यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम होता था, तो वो वहाँ से भी क्या हुआ, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्योंकि वो हमेशा एग्ज़ाम में
नर्वस हो जाते थे, फेल हो जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को करना नहीं छोड़ा और उन्होंने मोनेस्ट्री के ही जो गार्डन था वहाँ पे लगभग 28,000 प्लांट्स के ऊपर जो है स्टडी किया और उन्होंने फाइनली डिस्कवर किया कि जो करेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बताया कि जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन उनकी ये डिस्कवरी एट अ टाइम किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन जब उनकी डेथ हुई उसके बाद जो है साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़े और उनको समझा कि जो ग्रिगोर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्चुअल में करेक्ट थे। तो ग्रिगोर मेंडल ने कहा था कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी क्या होगी, टॉल होगी। अगर कोई पी प्लांट के जो सीड हैं, एक जनरेशन में अगर वो सीड स्मूथ होंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी क्या होंगे, स्मूथ शीड्स वाले पी प्लांट्स ही होंगे। अगर रफ शीड होंगे तो क्या होंगे, रफ शीड वाले ही पी प्लांट होंगे। तो जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो सो योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट the characters that are transferred genetically from one generation to another generation. Thanks for watching the video.